हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस के सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म ऑस्टियोआर्थराइटिस की। आर्थराइटिस का मतलब होता है आपकी जॉइंट्स, आपकी हड्डियों का इन्फ्लेमेशन, आपकी जॉइंट्स की परेशानी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसको डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ भी बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि जॉइंट की जो ये डिजीज़ होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये क्यों होती है, कैसे इससे बचा जा सकता है, किन लक्षणों की पहचान करके आपको पता चलेगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आपको र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म इसके बाद आता है। और इसके अलावा इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है और होम्योपैथिक जो फंडामेंटल मेडिसिन होती हैं कौन सी हैं जो दी जा सकती हैं, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है आपकी हड्डियों के घिसने के कारण होने वाली एक जॉइंट की परेशानी है। जो हमारी बोन्स होती हैं उनको आपस में मूवमेंट सही से हो पाए, वो सही से अपना फंक्शन कर पाएँ, स्टेबिलिटी रहे उसके बीच में, इसके लिए हड्डियों के बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। यही जो कार्टिलेज होता है हम जो काम करते हैं उसमें हेल्प करता है, और हमारी जो हड्डियां होती हैं आपस में ऐसे रहती हैं और इसके बीच में एक कुशन के जैसा दिया हुआ होता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज, जिसके कारण हड्डियां आपस में घिसती नहीं हैं। लेकिन एक उम्र के साथ धीरे धीरे करके ये कार्टिलेज होता है, जैसे 40-50 साल के एज के बाद ये घिसना शुरू हो जाता है, वियर एंड टियर होने लग जाता है। और अगर यही कार्टिलेज किसी जगह से पूरी तरह से घिस जाता है तो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं, हड्डियाँ आपस में घिसने लगती हैं। बस यही होता है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस। फ्रेंड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले बहुत देर से शुरू होता था, 50-60 की एज में ये परेशानी शुरू होती थी, लेकिन अब ये परेशानी शिफ्ट होकर के 40 साल की एज से स्टार्ट होने लग गई है। मोस्टली ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती है, महिलाओं में 3:1 का रेशियो होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर आपकी हड्डियों के आपस में रगड़ खाने के कारण होती है, तो पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम जो पेशेंट को महसूस होता है कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है या जब वो स्क्वैटिंग पोजीशन में यानी घुटनों के बल वो जब बैठता है और उस घुटने के बल में बैठने के कारण उठने में जब उसको समस्या शुरू होती है, तो इसकी पहली पहचान हो जाती है। इसके अलावा पेन होता है, स्टिफनेस रहती है, मतलब जकड़न बहुत ज़्यादा घुटनों में रहती है, घुटनों को सीधा खड़े हो पाना, सीधा मोड़ पाना, चल पाना काफ़ी मुश्किल होने लगता है। ये बीमारी ज़्यादातर लोगों को हो जाती है क्योंकि ये एज रिलेटेड है और वियर टियर के कारण होती है, लेकिन इस बीमारी का पता बहुत देर से चलता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं, कार्टिलेज वहाँ का ख़राब हो गया है, तो वहाँ पर रिपेयर शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं हमारी बॉडी अपने आप ही उन हड्डियों को सही करने लगती है, कार्टिलेज को सही करने लगती है। और उसके कारण जो हमारा कैप्सूल होता है, जितनी भी हड्डियाँ हमारी, जितने भी जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, वो कैप्सूल में बंधे होते हैं, एक थैली के अंदर होते हैं, और उस थैली के अंदर लिक्विड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और उसके कारण उनका मोशन हड्डियों का अच्छे से हो पाता है। और जब ये हड्डियाँ आपस में लड़ने लग जाती हैं, आपस में घिसने लग जाती हैं, तो साइनोवियल फ्लूइड उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है और उसके कारण उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो कई बार देखने को मिलता है कि जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर पेन के साथ स्वेलिंग भी हो जाती है, मतलब वो साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पे बढ़ जाता है। इसके कारण जब हड्डियों का रिपेयर शुरू हो जाता है तो वहाँ पे डिफॉर्मिटी भी आ सकती है, जो कि सबसे लास्ट स्टेज होता है। डिफॉर्मिटी का मतलब हुआ कि आपके शरीर के अंदर नई हड्डियाँ बनना शुरू हो गई हैं, जो कि आपके नॉर्मल जॉइंट्स के मूवमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। तो जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं वो जॉइंट्स के मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। उठते बैठते आपके घुटनों से आवाज़ आ सकती है क्योंकि नए नए बोन्स वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, क्रैपिटस हो रहा है, वहाँ पर क्रैकलिंग साउंड आ सकती है। साथ के साथ आपको स्वेलिंग, जॉइंट पेन, स्टिफनेस, ये सारे सिम्टम्स मिल करके आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण जो मैंने बताया कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण होता है एज, यानी जितना ज़्यादा हम घुटने को यूज़ करते रहते हैं, एक समय आकर के वो कार्टिलेज घिस जाता है और हमें इस समस्या से जूझना पड़ता है। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट कारण इसमें देखने को मिलता है हेरिडिटी। अगर आपकी फैमिली में भी घुटनों की परेशानी है, वात की परेशानी है, गाउट की परेशानी है, कोई भी जॉइंट रिलेटेड अगर परेशानी है, तो ये परेशानी आपको भी हो सकती है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न आता है फ्रेंड्स, ओबेसिटी, यानी मोटापा। जितना ज़्यादा आपका मोटापा होगा उतना ज़्यादा आपके घुटनों पे जोर पड़ेगा और उतना ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है।
और इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है कि अगर आपको पहले कोई चोट लगी है, घुटने के बल आप गिर गए हो या कोई भी हिस्ट्री ऑफ इंजरी रही हो, तभी भी आपको ये बीमारी हो सकती है और आपको ये बीमारी थोड़ी जल्दी एज में भी शुरू हो सकती है। महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा कॉमन होती है। जेंडर में अगर बात करें तो फीमेल्स के अंदर प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा होता है। और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल, अगर आपका काम ऐसा है कि जिसमें हम घुटनों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसका वियर एंड टियर हो रहा है आपके काम के कारण, तो तभी भी आपको परेशानी जल्दी हो सकती है। और इसके कार्डिनल पॉइंट्स की अगर बात करें कि किन 4-5 लक्षणों की पहचान करके आपको पता चल सकता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आर्थराइटिस के दूसरे फॉर्म्स हैं। तो फ्रेंड्स, आर्थराइटिस के 3-4 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्म मैंने आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और इसके पहले हमने डिस्कस किया था एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो भी आर्थराइटिस का एक फॉर्म है। और इसके अलावा सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिनको सोरायसिस की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर बोन्स अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट आर्थराइटिस के फॉर्म्स हैं। इसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो कैसे पता चलेगा कि हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आर्थराइटिस का कोई दूसरा फॉर्म है? पहचान करते हैं इसकी हम क्लिनिकल सिम्टम से, क्लिनिकल फीचर से इसकी पहचान कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी एज 45 साल से ज़्यादा है, आपके घुटने यानी आपके जो दोनों घुटने कोई भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मोस्टली एक घुटना इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर दोनों घुटने इन्वॉल्व हैं तभी भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको आपके हिप्स पे आपको पेन रहता है या स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम रहती है, तभी भी यह परेशानी आपको हो सकती है। और इसके अलावा ये जो परेशानी होती है, ज़्यादातर एक्सर्शन करने के बाद आपके शरीर में दर्द होना शुरू होता है। जितने भी दर्द होते हैं आपके शरीर में ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कोई भी एक्सर्शन करने के बाद, कोई काम कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उसके बाद जब आप आते हैं, रेस्ट करते हैं, तब आपको पेन होता है। इसकी जो जकड़न होती है, स्टिफनेस जो होती है, वो सुबह सुबह होती है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक के लिए नहीं होती है। 10 से 15 मिनट में आपकी जकड़न बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं आपको ठीक लगने लगता है, मतलब जो स्टिफनेस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ दिनों तक घुटनों का दर्द रहता हो, कुछ दिनों तक घुटनों में आराम हो जाता हो, फिर से कुछ दिनों तक दर्द रहता हो, फिर से आराम हो जाता हो, तब भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। इसका एक बहुत ही मिलता जुलता एक फॉर्म होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि ऑस्टियो वाला है या रूमेटॉइड वाला है। तो रूमेटॉइड वाला जो होता है वो आपकी ज़्यादातर छोटी उंगलियों से शुरू होता है, जो आपको डिस्टल फिलेंजेस होते हैं वहाँ से शुरू होता है ये दर्द, और आपकी ज़्यादातर जॉइंट्स में रहता है। लेकिन ऑस्टियो वाला सिर्फ 1-2 जॉइंट में ही रहता है, शरीर के सारे जॉइंट्स अफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑस्टियो में बड़े जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। रूमेटॉइड में छोटे छोटे जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी अगर कराते हैं तो उसमें हमारे ESR और CRP वगैरह बढ़े हुए आते हैं। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में किसी भी तरह की आपको टेस्टिंग वगैरह में नहीं पता चलती, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। और इसके अलावा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, सुबह में काफ़ी देर तक आपको स्टिफनेस रहती है, आधे घंटे से ज़्यादा की स्टिफनेस रहती है, और इसमें इतनी स्टिफनेस नहीं रहती है, बस 10 से 15 मिनट में आपको स्टिफनेस से आराम मिल जाता है। और अगर आपके सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व पार्ट है घुटने, आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें दर्द रहता है, आपकी गर्दन में दर्द रहता है, मेजर आपके जो सेंटर पार्ट में आने वाले जो जॉइंट्स होते हैं, अगर वो इफेक्टेड होते हैं, तो मोस्टली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। अब हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो फ्रेंड्स, इसकी मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज हमारे हाथ में नहीं होता है। एजिंग के साथ वियर एंड टियर आएगा, वियर एंड टियर के साथ कार्टिलेज कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन हम जो कर सकते हैं उसको हमें कर लेना चाहिए। जैसे कि हम अपना वेट कम कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको पता है कि आपके फैमिली में भी किसी को गठिए की परेशानी है, दर्द रहता है, तभी भी आप अपना वेट को कम करने पे ध्यान दें। फाइबर रिच फूड अपने डाइट में इंक्लूड करना है। जितनी भी ज़्यादा आप फाइबर वाली चीज़ें इंक्लूड करेंगे उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। कैल्शियम कंटेंट अपने डाइट में इम्प्रूव करना है। कैल्शियम कंटेंट के लिए आप मिल्क ले सकते हैं या मिल्क के और प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स को भी अच्छी क्वांटिटी में लेना है, और आपको जो भी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम बढ़ती है उन चीज़ों को करने से बचना है। पालती मारकर आपको नहीं बैठना चाहिए, साथ में ज़मीन पर डायरेक्टली आपको नहीं बैठना चाहिए। स्टेयर्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हड्डियों में रगड़ बढ़ेगा और आपकी परेशानी और आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल अगर आप लेते हैं, टबैको अगर लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, चाय लेते हैं, इन सब चीज़ों को आपको रिड्यूस करना चाहिए। सॉल्ट और शुगर की क्वांटिटी को कम करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको घर में बनी हुई हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए।
इसके अलावा आप नी कैप्स का यूज़ कर सकते हैं। नी कैप्स बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं, आपके आसपास के केमिस्ट शॉप में भी मिल जाएंगे या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। नी कैप को आप जब एक्सर्शन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तब आप नी कैप को यूज़ कर सकते हैं। रेस्टिंग के टाइम पे आप नी कैप को हटा सकते हैं। तो नी कैप बेसिकली होता है एक कपड़े का बैंड होता है, जिसको आप अगर नीज़ पर पहनते हैं तो नीज़ के मूवमेंट को सपोर्ट करता है। तो आप दोनों नीज़ में पहन सकते हैं, काम करने वक्त पहनना है और जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको निकाल देना है, क्योंकि इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके जॉइंट्स में सपोर्ट मिलेगा और आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा हॉट बाथ ले सकते हैं या अपने नीज़ को हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, गर्म पानी से सिकाई करवा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह के भ्रामक जो इलाज होते हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि जितने भी लोग ये दावा करते हैं कि आपकी बीमारी ये 1 दिन में ख़त्म कर देंगे, 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, हफ्ते भर में ख़त्म कर देंगे, तो जितना ज़्यादा कोई दावा करता है उतना ही ज़्यादा आपको उनसे दूर रहना है, क्योंकि इन सब चीज़ों में दावे काम नहीं आते हैं। क्योंकि ये एज रिलेटेड परेशानी है, ये बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है, इसके सिम्टम्स भले से आपको बाद में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको आज ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हड्डियों का घिसना करीब 10-15 साल पहले शुरू हो चुका है, जो अब आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में हड्डियों ने खुद से ही रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जब वो आउट ऑफ रेंज चली गई परेशानी, तब आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये बीमारी किसी 1-2 दिन में नहीं ठीक होती है, लेकिन आपको अगर प्रिकॉशंस रखते हैं, सही से मेडिसिन लेते हैं, तब आपकी समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है, काफ़ी हद तक मैनेज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो इस समस्या को, जो घिसने की समस्या है, हड्डियों के आपस में घिसने की समस्या है, उसको भी कम कर सकती है, और साथ के साथ जो आपको दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही है, उसमें भी आपको आराम मिल सकता है। सबसे पहली मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा दी जाती है इन केसेस में, वो है काली आयोड। काली आयोड में जो पेशेंट होता है, उसको भले से उसको परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी उसको चलने फिरने से ही आराम मिलता है। वो जब तक चलता फिरता रहता है, स्पेशली खुली हवा में अगर आता रहता है, जाता रहता है, टहलता रहता है, तब उसको आराम मिलता है। तो काली आयोड को देना है। अगर पेशेंट रेस्टलेस रहता है, लेकिन घूम के उसको रिलैक्स मिलता है, और कहीं ना कहीं उसका जो माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो आप काली आयोड दे सकते हैं। काली आयोड को 30 पोटेंसी में ही देना है। इसके अलावा फाइटोलैका नेक्स्ट मेडिसिन आती है। फाइटोलैका भी आपके जॉइंट पेन्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन अगर आपके जॉइंट्स रात में रेस्ट करने के टाइम पर, जब आप बेड पर लेट जाते हैं सोने के लिए, उस समय दर्द बहुत तेज़ आपको होने लगता है और साथ के साथ कोई ना कोई ग्लैंड इन्वॉल्व होता है आपका, तो उन केसेस में हम फाइटोलैका दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है सल्फ़र। सल्फ़र बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस मिलते हैं उसमें सल्फ़र बहुत अच्छी मेडिसिन है, और बहुत सारे केसेस में सबसे पहली मेडिसिन है जो दी जाती है। क्योंकि जितने भी पेशेंट आते हैं हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के, सभी कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं, लंबा ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं। जब उनको वहाँ से आराम नहीं मिलता तो हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन हम उनको सल्फ़र देते हैं, क्योंकि सल्फ़र से पुरानी जितनी मेडिसिन ली हुई होती है वो एंटीडोट हो जाती है, और एक तरह से आपको नए केस, नए सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उन सारे सिम्टम्स को लेकर के हम सल्फ़र देते हैं। सल्फ़र को भी 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो नेक्स्ट मेडिसिन है सिफलिनम। सिफलिनम को मैंने पर्सनली अपनी क्लिनिक में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, और ये बहुत अच्छा काम करती है 60+ एज के जितने भी लोग हैं जिनको जॉइंट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और स्पेशली अगर उन्होंने अल्कोहल बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कंज्यूम किया है। जो अल्कोहलिक्स होते हैं, अगर उनको जॉइंट की प्रॉब्लम हो जाती है, और ये जॉइंट की प्रॉब्लम, ये घुटनों का दर्द रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अल्कोहल के साथ अगर आपके घुटनों का दर्द रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उन केसेस में हम सिफलिनम दे सकते हैं। सिफलिनम क्योंकि एक नोसोड है, तो इसको हायर पोटेंसी में ही देना है। 1 पोटेंसी में आपको मंथली इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर हर उस जगह पे काम आती है जहाँ पे बोन की डिफॉर्मिटी आ जाती है। मतलब अगर आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें ऑस्टियोफाइट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बोन्स की डिफॉर्मिटी हो गई हैं, आपके हैंड्स है, आपकी जो फिंगर्स है वो टेढ़ी हो गई हैं, आपके घुटने में आपको छूने पे पता चलता है कि कुछ हड्डियाँ बाहर को आ रही हैं, तो उन केसेस में हम कैलकेरिया फ्लोर दे सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर का काम क्या होता है कि जो हड्डियों का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं उनको वापस ख़त्म करती, उनको रीअब्जॉर्ब करती है, और जो जॉइंट की मूवमेंट है उसको इस्टेब्लिश करती है। तो कैलकेरिया फ्लोर को भी हम 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन जो कि नई मेडिसिन आई है, बहुत अच्छा काम करती है और एक तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह भी लिया जा सकता है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड। तो अगेन नाम से ही पता चलता है कि ये भी एक नोसोड है, तो इसको भी हायर पोटेंसी में देना है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिनकी फैमिली में ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी है और उनको भी रिस्क है इसको डेवलप करने का।
तो 2 जगह पे इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। पहली जगह पे जहाँ पे आपको टेंडेंसी ख़त्म करनी है, आपको रिस्क ख़त्म करना है कि आपको भी ये परेशानी नहीं हो जाए, और दूसरी वहाँ पे ले सकते हैं जहाँ पर आपको कोई भी मेडिसिन काम नहीं आ रही, हर मेडिसिन आपने ले लिया, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तभी भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और भी ये मेडिसिन पूरी तरह से आपकी जितनी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड परेशानियाँ हैं उसमें आपको आराम देंगी। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम बहुत अच्छा काम करती है अगर आपको इंजरी के बाद से आपको घुटनों का दर्द शुरू हो गया हो। अभी आपकी एज 60 है, 40 है, 50 है, लेकिन ये चोट आपको करीब लगी थी, 20-30 साल पहले आपको चोट लगी थी, घुटनों पर आप गिर पड़े थे या आप कमर के बल गिर पड़े थे, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पेन रहता है। हिस्ट्री ऑफ इंजरी के बाद अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो हम सिम्फाइटम दे सकते हैं, और ये बहुत अच्छा काम करती है 200 पोटेंसी में। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ फंडामेंटल मेडिसिन बताई हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब की जाती हैं। बाकी जो मेडिसिन होती हैं वो पेशेंट के सिम्टम्स पे भी डिपेंड करती हैं कि पेशेंट की उम्र क्या है, उसको सिम्टम्स कब ज़्यादा बढ़ते हैं, किन चीज़ों से उसको आराम मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ फंडामेंटल मेडिसिन हमने डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आप मुझसे किसी भी डाउट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या अगर आप अपनी बीमारी के बारे में मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा क्लिनिक का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।